हेलो डियर, आज हम लोग क्लास 10th का शुरू किए हुए थे। जीवों में जनन कैसे होता है, तो हम लोग उसमें अलैंगिक जनन पूरा किए थे कुछ, फिर उसके बाद पुष्पी पादपों में जनन के बारे में किए हुए थे। अब जो पुष्पी पादपों में जनन है, हम लोग पुष्प की संरचना यहाँ तक आगे देख चुके थे, जिसमें हम लोग नर के बारे में कुछ बात भी किए हुए थे। अब सीधे सीधे पुष्प से हमें मेन जो चाहिए उसका उपयोग करने वाले हैं, तो जिससे जनन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए। तो पहला क्या है परागकण, और इस परागकण को हम लोग नाम देंगे नर युग्मकोद्भिद का विकास। ये अब ये जो नर युग्मकोद्भिद है, इसका विकास कैसे हुआ है, तो पहले जब हम लोग परागकोश को काटेंगे, तो जैसे जो हम लोगों का परागकोश था, ये जब इसको हम लोग ऐसे काटेंगे यहाँ से, तो ये छोटी सी संरचना कुछ ऐसा दिखाई देगा। जब ऐसा दिखाई देता है तो ये हम देख रहे हैं कि परागकोश दो पालियों से बना हुआ है। जब हम इसको काटेंगे तो अब ये जो थोड़ी सी छोटी छोटी संरचना है, इसको सूक्ष्मदर्शी की सहायता से अगर देखेंगे तो ये बड़ी संरचना बनाएगा। और ये जो बड़ी संरचना बनाएगा, तो इस बड़ी संरचना को हम लोग नाम देंगे लघु बीजाणुधानी। लघु बीजाणुधानी। तो अभी तक हम लोग परागकोश की संरचना में है, तो अभी इस लघु बीजाणुधानी में सबसे बाहर जो परत होता है वो एपिडर्मिस का या बाह्य स्तर का, ये जैसे मान लीजिए आपका ये सबसे बाहर का जो स्तर होगा वो कौन सा, बाह्य स्तर रहेगा। फिर उसके बाद में आपका रहेगा अंतः स्तर, ये आपका कुछ हो जाएगा अंतः स्तर के रूप में। अब इसके बाद आपका कौन रहेगा, मीजोडर्म। अब ये जो मीजोडर्म है 3 लेयर की होती है। आप इसको पूरा घुमाएंगे तो ये मीजोडर्म आपका हो गया 3 लेयर का, कौन, मीजोडर्म। अब मीजोडर्म के बाद सबसे अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण परत कौन सी, टाइपिटम। ये अब ये जो परत आपका रहेगा अंदर कौन सा, ये वाला टाइपिटम। अब ये जो टाइपिटम है ये बहु केंद्र की संरचना होती है। अब इस टाइपिटम के अंदर कुछ कोशिकाओं का समूह रहेगा। इन कोशिकाओं को नाम कौन सा देंगे, लघु बीजाणु जन ऊतक। पहले लघु बीजाणुधानी की संरचना हम देख रहे हैं, तो पहले परागकोश को काटेंगे तो ऐसा दिखेगा, सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखेंगे तो ये पूरी संरचना। सबसे बाहर बाह्य त्वचा के बाद एक लाइन अंतस्त्वचा, फिर 3 परत, ये जो 3 परत बनाएगा ये मध्य त्वचा। अब जो बाह्य त्वचा है ये सुरक्षा का काम करेगा, जैसे हम लोगों का स्किन सुरक्षा पहुंचाता है। अब जो अंतः त्वचा और मध्य त्वचा है ये परागस्फुटन में सहायता करेगा। और सबसे लास्ट वाली जो परत है वो कौन सी, टाइपिटम। सबसे लास्ट वाली परत कौन सी, टाइपिटम। और टाइपिटम के अंदर जो सबसे अंदर की पूरी संरचना है कोशिकाओं का समूह, इन कोशिकाओं को हम लोग नाम देंगे लघु बीजाणु जन ऊतक। लघु बीजाणु जन ऊतक। अभी जो लघु बीजाणु जन ऊतक है, ये टाइपिटम इसको करेगा क्या, पोषण देगा। पोषण देगा तो ये आपस में पोषण ले करके धीरे धीरे ये होता क्या रहेगा, बड़ा होता रहेगा। और जब ये धीरे धीरे बड़ा होता रहेगा तो ये जैसे मान लीजिए कि ये ले करके बड़ा हो गया, ये ऐसे। अब कुछ कोशिकाओं का आकार बड़ा हो गया, अब बड़ा होता है तो ये आपस में जुड़ते हैं ऐसे। इस संरचना को जो आपस में जोड़ता है, इस संरचना को हम लोग नाम देते हैं प्लाज्मोडेस्मेटा। इस संरचना को कौन सा नाम देंगे, प्लाज्मोडेस्मेटा या जीवद्रव्य तंतु, जिसकी सहायता से इनके जीवद्रव्य आपस में मिल जाते हैं। तो इन जीवद्रव्यों को आपस में न मिल सके, इसलिए यही टाइपिटम जो लेयर जो पोषण दे रहा है, यही साथ में स्रावित करेगा क्या, कैलोज, एक कार्बोहाइड्रेट जो बीटा-13 ग्लूकेन के रूप में जाना जाता है। तो ये कैलोज एक आवरण बनाएगा। जब आवरण
बनाएगा तो इसके पास जो जीव द्रव्यों का आदान प्रदान हो रहा था प्लाज्मोडेस्माटा की सहायता से, अब ये आदान प्रदान नहीं होगा। तो जब ये आदान प्रदान नहीं होगा तो अब इसके अंदर जो एक संरचना है वो कैसी संरचना रहेगी, द्विगुणित संरचना रहेगी। तो अब ये जो द्विगुणित संरचना है, इस द्विगुणित संरचना में हम लोग कराएंगे अर्धसूत्री विभाजन। अब सीधा सीधा हम देख ले रहे हैं, अब हम लोग निकालें कौन सा है, ये द्विगुणित संरचना। अभी जो द्विगुणित संरचना निकाला गया है इसे हम लोग नाम दे सकते हैं लघु बीजाणु मातृ कोशिका। जो लघु बीजाणु धानी में से बाहर हम लोग निकाले हैं, लघु बीजाणु मातृ कोशिका, जिसको माइक्रोस्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल, इसका छोटा फॉर्म MMC ये आपका। और इसी को एक और नाम देते हैं पॉलन मदर सेल, पॉलन मदर सेल PMC, ये भी आपका कैपिटल में रहेगा। पॉलन मदर पराग मातृ कोशिका। अभी जो लघु बीजाणु मातृ कोशिका है या पराग मातृ कोशिका, इसका मतलब इसी द्विगुणित संरचना से ही, द्विगुणित कोशिका से ही पराग कण का निर्माण होना है। तो हम इसमें कराएंगे पहले अर्धसूत्री विभाजन। और जब इसमें हम लोग अर्धसूत्री विभाजन कराएंगे तो कोई भी विभाजन कराने में पहले केंद्रक विभाजन होगा, फिर बाद में साइटोकाइनेसिस होगा। तो पहले हम इसके अंदर के केंद्रक को बांटेंगे। जब इसके अंदर के केंद्रक को बांटेंगे तो असमान केंद्रक में बटेगा, एक छोटा और एक बड़ा केंद्रक के रूप में। और जो छोटा केंद्रक बनता है उसको हम लोग नाम देंगे जनन केंद्रक, बड़े वाले केंद्रक को नाम कौन सा देंगे, कायिक केंद्रक। अब फिर हम बांट लेंगे कोशिका द्रव्य को, पहले केंद्रक बांटेंगे दो में, एक जनन केंद्रक के रूप में और एक कायिक केंद्रक के रूप में। फिर इस जब कोशिका द्रव्य को बांटेंगे साइटोकाइनेसिस कराएंगे तो ये दो भागों में बटेगा। तो ये आपका हो जाएगा जनन कोशिका और ये नीचे वाला कौन सी कोशिका हो जाएगी, कायिक कोशिका, कायिक कोशिका। ये दो कोशिकीय संरचना। अब इस दो कोशिकीय संरचना के बाद अब इस पे, क्योंकि ये पौधों का है तो इसके ऊपर होगा कोशिका भित्ति। अब ये जो कोशिका भित्ति है ये किसकी बनेगी, सेलुलोज की और पेक्टिन की, इसलिए दोनों एक साथ मिला के बनाता है पेक्टोसेलुलोज, पेक्टोसेलुलोज। अब ये आवरण हो गया कोशिका भित्ति का। अब इस कोशिका भित्ति के ऊपर एक और आवरण बनता है, और वो जो आवरण बनता है किसका, लिपिड का, प्रोटीन का। तो लिपिड और प्रोटीन का जो आवरण बनता है उस आवरण को हम लोग नाम देते हैं स्पोरोपोलेनिन, पॉलेनिन। लिपिड का जो आवरण सबसे बाहर बनेगा वो स्पोरोपोलेनिन। अब ये जो स्पोरोपोलेनिन है, यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ आवरण नहीं बना है, तो ये जो खाली स्थान है इसको हम लोग नाम देंगे कौन सा, जनन छिद्र। अब ये दो केंद्रक वाली संरचना होगा क्या, जब ये मादा के पास पहुंचेगा वर्तिकाग्र पे, तब उसमें इस काई को जनन वाले में एक बार और विभाजन होगा। जब एक बार और विभाजन होगा तो अब ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और ये काई केंद्रक उसी प्रकार से रहेगा एक के रूप में। अब ये तीनों इस पूरे संरचना को, बाकी जो आवरण है कोशिका भित्ति का, फिर उसके बाद स्पोरोपोलेनिन का। अब स्पोरोपोलेनिन जहाँ आवरण नहीं बनाया है वो क्या कहलाएगा, जनन छिद्र। और जब ये वर्तिकाग्र पे जाएगा तो यहीं से आपका निकलेगा क्या, एक नलिका बनेगी। इस नलिका को हम नाम कौन सा देंगे, पराग नलिका। तो ये आपका हो क्या जाएगा, परागकण। तो एक बार अर्धसूत्री विभाजन के पूरा होने में 4, 1, 2, 3, 4 अगुणित कोशिकाएं बनती हैं। एक बार जो हम निकाले थे कहाँ से, लघु बीजाणु धानी में से बीजाणुजन कोशिकाओं का समूह था, वहाँ से द्विगुणित संरचना निकाले थे।
तो एक बार के पूरा होने में 4 अगुणित संरचना बनाता है। इस चारों अगुणित संरचना को हम लोग नाम देते हैं लघु बीजाणु चतुष्क। लघु बीजाणु चतुष्क। अब यही जो लघु बीजाणु चतुष्क है, फिर इसके ऊपर आवरण है कैलोज का, फिर एंजाइम टाइपिटम स्रावित करेगा कैलेज, उस कैलेज की सहायता से इसको तोड़ा जाएगा, ये स्वतंत्र होगा, फिर ये आगे की सारी की प्रक्रिया बढ़ाई जाएगी। तो यही आपका अंत में बदलेगा किसमें, परागकण में, या जिसको हम नाम देंगे नर युग्मकोद्भिद। ऐसा संरचना जो 2 जनन केंद्रक और 1 कायिक केंद्रक के साथ सम्मिलित होता है, वो आपका क्या कहलाएगा, नर युग्मकोद्भिद कहलाएगा। अब ये आपका पूरा तैयार हो चुका है परागकण। अब जो स्पोरोपोलिनिन है, ये पादप जगत का सबसे कठोर पदार्थ होता है जो परागकण को कई वर्षों तक सुरक्षित बचा के रखता है। जैसे हम लोग देखते हैं कि अगर खेत में से गेहूं के सीजन में या धान के सीजन में उसमें कुछ धान अतिरिक्त या कुछ और गेहूं के सीजन में कुछ अतिरिक्त जामता है या उगता है, तो वो उसको सुरक्षा कौन देता है, स्पोरोपोलिनिन। तब तक वो जो उसके बीच का समय सुप्ता कालावस्था में रहता है, लेकिन जब उसका सीजन आता है तो वो अपने सीजन में फिर से अंकुरित होने लगता है। तो ये बाकी की प्रक्रिया रहेगी। तो ये ऐसे हम लोग बनाएंगे क्या, परागकण या नर युग्मकोद्भिद। तो ये आपका रहेगा नर भाग। पुष्प का नर भाग और लगभग हम लोग तैयार कर चुके हैं। अब बचा आपका मादा भाग। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग मादा भाग की ओर आगे बढ़ेंगे। चलिए, एक ये जो परागकण का अध्ययन है वो कहलाता है आपका पैलिनोलॉजी। पैलिनोलॉजी, परागकण का अध्ययन क्या कहलाएगा, पैलिनोलॉजी कहलाता है। तो हम ऐसे बनाएंगे परागकण। बाकी जो ये स्पोरोपोलिनिन है, इसका आवरण ये नुकीला भी होता है, प्लेन भी होता है। तो जैसा आप बनाना चाहें वैसा बना लेंगे, ये उसका रहेगा। चलिए यहाँ तक रखेंगे। अब अगले क्लास में हम लोग मादा की ओर बढ़ेंगे।